और सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे होता है कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये तो समझ गए, ये जो है अंधेरा कायम रहे, याद आया क्या? नहीं आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बहुत बहुत, इसका तो कब से इंतजार था। क्या कुछ नहीं सिखाएगा ये आपको, ये सिखाएगा स्टूडेंट, आपको नजरिया दिखाएगा ये कि किस तरीके से आपको इस तरीके का सिचुएशन हैंडल करना है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके पीएम यशस्वी योजना की क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर है आपके डिमांड पर है, आप सबके कमेंट्स पढ़कर हमने ये डिसाइड किया है कि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा प्रयास करने वाले हैं कि आपको जो है क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही मिले। तो आइए आज से ही स्टार्ट करते हैं और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने हमें पहुंचा दिया है पहले पड़ाव के उस पार जिसमें सब 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती स्टूडेंट। बट आप हमें ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम इससे आगे की जो है कहानी पे आगे बढ़ेंगे, रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। सो चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन के देखिए, जितना छोटा दिख रहा है उतना ही ये है ना घुमावदार है और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है स्टूडेंट। सो ध्यान से समझिएगा जो क्वेश्चन लेंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दूं स्टूडेंट कि आज जो है संडे स्पेशल 2 वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत परेशान होना पड़ा है, मैंने देखा है कमेंट्स में। तो आज जो है आप लोगों के लिए 2 वीडियो लेक्चर्स हम लेके आने वाले हैं। पहला वीडियो लेक्चर जो है वो आएगा आपके 11:30 बजे और दूसरा वीडियो लेक्चर जो है वो आएगा 3:30 बजे। सो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि if 9, a, b minus 6 are in arithmetic progression then a plus b is, कि आपको क्या दे दिया गया है, a 9 a b और ये जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सीरीज जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका समांतर श्रेणी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तब आपको a प्लस बी निकालना है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि आपका समांतर श्रेणी अर्थात AP क्या दिया गया है, 9, a, b, -6, ये आपका AP है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखिएगा स्टूडेंट, अक्सर आपको क्या मिलेगा, इसी तरीके का मिलेगा। ये इसमें कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हो सकते हैं, ये जो नंबर्स हैं वो उससे ज़्यादा नहीं, बट पैटर्न यही रहने वाला है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, बट उस पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक्सप्लेन करवा रहे हैं हम, जिससे आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। तो चलिए, समांतर श्रेणी ये हो गया। अब हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी दे दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो a प्लस बी है वो हम तो जानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, a होता है, उसके बाद सर्वांतर क्या होता है, d होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है और फर्स्ट टर्म a होता है। ये बातें क्लियर हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कि सिंस an जनरल टर्म आप जानते हैं nth फॉर्मूला, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं व्यापक रूप मतलब जनरल टर्म्स को क्या जानते हैं कि ये होता है AP का जनरल फॉर्मूला a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, a प्लस n-1 इंटू डी तक। ये पता है कि तीसरे पद हैं तो d के साथ 2 गुना कर दीजिए, चौथे पद होगा तो a प्लस 3d हो जाएगा, मतलब एक कम n-d। n क्या करता है, नंबर दिखाता है, टर्म्स का नंबर दिखाता है। तो चलिए, पहली बात यह है कि यहाँ अब आपको समझना है कि अगर आपको इन a और b का मान निकालना है, क्योंकि निकालना क्या है आपको, a प्लस b का मान आपको फाइंड करना है। ये ज़रा लिख लेते हैं, a प्लस b का मान आपको फाइंड करना है। तो पहले तो इनको जानना पड़ेगा। जानने के लिए आप देखिए, पहली बात ये कि आपको निकालना क्या है, a और b निकालने के लिए सबसे पहले आपको द्वितीय टर्म और द्वितीय पद और तृतीय पद निकालना है। इसका अर्थ ये है, तो उन पदों को निकालने के लिए तो आपको किसकी ज़रूरत है स्टूडेंट, d की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे अगर देखें हियर, यहाँ प्रथम पद a बराबर क्या है, 9 है, a बराबर 9 है। सार्वांतर कैसे निकलेगा, नहीं पता तो पता चल जाएगा अभी। अब देखिए 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में कौन है, ये -6, और हम जानते हैं कि फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d, और यहाँ से आप -6 रख दीजिए। इस तरीके से अगर a का मान देखें तो यहाँ पे 9 है, प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा स्टूडेंट, -6 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से
3d इज इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो -9 और -9 और -6 हो जाएगा आपका -15। तो d का वैल्यू आ गया आपका कितना, -5। d का वैल्यू -5 आ गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास d है, आपके पास a है, तो आप द्वितीय पद निकाल सकते हैं, तृतीय पद निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं एंड थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। और सेकंड टर्म पे है a और थर्ड टर्म पे है b, और इन्हीं को तो हमें ऐड करके वैल्यू बताना है। तो आइए देखते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, क्योंकि द्वितीय पद है। तो a का मान कितना है 9 और b का मान है आपका -5। इस तरीके से कितना आ गया 4। सिमिलरली इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, तृतीय पद है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे d को, 1 कम करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये a का मान 9 और 2 इंटू d का मान कितना है स्टूडेंट, d का मान है आपका -5। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई अब करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, आपको -10 मिल जाएगा। इस तरीके से -1 आपका क्या निकल गया, b मिल गया। इसलिए a प्लस बी कितना हो जाएगा, अब a प्लस बी हो जाएगा 4 प्लस -1 मीन्स 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है अगर देखें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से बहुत ही आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बताने का यही कारण है कि आपको जनरल टर्म ले लेना है या तो ये टर्म ले लेना है, दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा ये कि जब कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया या किसी और को, तो बस गिनती मारिए और उस टर्म के लिए क्या लिख लीजिए, जनरल टर्म या इस फॉर्मूले से यूज करके उसका वैल्यू निकाल लीजिए। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू ay है और y इज इक्वल टू bx है। तब आपको इस फॉर्मूले या इस जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो कथन दिया गया है, गणितीय कथन दिया गया है, उसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको करना है। सिंपल सा चीज है, आपको a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से a और b का मान निकाल लीजिए, a और b का मान निकाल लीजिए। तो a यहाँ रहेगा, y इधर जाएगा, तो a का मान आ जाएगा आपका x अपॉन y, और इसी तरीके से b यहाँ रहेगा, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y अपॉन x। अब इस मान को यहाँ पे रख दीजिए, जो कुछ भी आएगा वही आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। मतलब जो कुछ भी आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बस रखना है, आपको उसको सॉल्व करना है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके आना है। तो चलिए इसको कैसे करना है, 1 अपॉन a की जगह पे क्या रख दूं मैं, x अपॉन y प्लस 1, देखिए प्लस पूरे का 1 प्लस y अपॉन x, 1 प्लस y अपॉन x। इस तरीके के सिचुएशन को आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने क्लास 10th पास करके आए हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्यों, कैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा आपको, और ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, और भिन्न को सॉल्व करना तो आता ही होगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम भी नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 डिवाइडेड बाई, ये पूरे का डिवीजन है, यहाँ से 1 इंटू एक्स होगा x इंटू 1 होगा प्लस y। और सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे होता है कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये तो समझ गए, ये जो है करना है अंधेरा कायम रहे। याद आया क्या, नहीं आया, हम लोगों को याद आ गया है। चलिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंधेरा कायम रहे जो है वो तो पता है, बट ये जो बैलेंस है मतलब कि यहाँ से यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन वो बच्चे भूल जाते हैं, तो यहीं पे होता है मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, y का 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब y का इस नीचे मतलब हर का हर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है, तो डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी करिए, 1 अपॉन यहाँ से, तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम में x आएगा, और x का अगर 1 की करें तो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो x इंटू 1 करेंगे तो x, y इंटू 1 करेंगे तो y, डिवाइडेड बाय x इंटू 1 करेंगे तो x, ये आ गया। अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे हम तो जानते हैं कि जब कभी भी हमें इस फॉर्मूला मिलता है इस तरीके से कि 1 अपॉन p अपॉन q मिल गया, ये क्या हो गया, इस तरीके का सिचुएशन मिलता है, तो ये जो होता है हर, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर में। तो यहाँ पे y क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा y अपॉन x प्लस वाई, प्लस ये मिल जाएगा x अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब दोनों का फिर से आप अगर देखें तो इसको हम बनाएंगे एलसीएम मेथड से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे स्टूडेंट तो आप फंस जाएंगे, बहुत समय लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे को आप फिर से इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर
फिर जुगाड़ चलेगा आपका, फिर तो आप फंस गए। तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, दोनों सेम टर्म, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम टर्म वही आ जाएगा। तो यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो वही, फिर से यहाँ वही कंडीशन। इस तरीके से y प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख दूँ डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, दोनों ही सेम टर्म हैं तो आपस में कैंसिल होकर 1/1 मीन्स क्या मिल जाएगा, 1। क्या है ऑप्शन में कोई 1 दे दिया गया है क्या, 1 अगर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दिया है तो फिर मामला गड़बड़ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, और आगे जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा, जो कि बेस है आपके जीरोस पर वो बेस क्वेश्चन है, शून्यक पर आधारित वो है। बहुपद के शून्यक आप जानती होंगे स्टूडेंट, क्या होता है बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो उनका फॉर्मूला, उनका योगफल आपको पता होगा। सो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट, जी हाँ 33 नंबर का ये क्वेश्चन है, अभी तक जो सीरीज चल रहा है उसका, बट आज का ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial f of x is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then the value of k, कि आपको क्या बता दिया गया है स्टूडेंट कि ये जो है f of x मतलब कि इस पॉलिनोमियल का ये जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, आपके जीरोस हैं, शून्य का है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। और एक स्थिति दे दी गई है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, 1, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तब आपको ये जो है k का मान ज्ञात करना है। आइए बनेगा कैसे। एक पहली बात ये क्लियर है कि अल्फा माइनस बीटा दो जीरोस हैं, दो अननोन क्वांटिटी है और एक k है, k को भी हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका पहली बात तो ये कि अल्फा और बीटा पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है आपका माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी कहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये कैसा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, जिसमें से आपका ए जो होता है यहाँ पे ए छिपा होता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, चलिए देख ही लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुणांक 1 है, ए की जगह ए, बी की जगह पे -5, सी की जगह पे के आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी मतलब कि -5 -5 ए का मान है 1। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 5 हो गया, ये क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिएगा, दोनों मिक्स चल रहा है, बाईलैंग्वेज चल रहा है, तो सिमिलरली लिखो या जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार आप काम कर लीजिएगा स्टूडेंट। सिमिलरली तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है, आप पूरा लिखेंगे गुणनफल, वो होता है C/A। C का मान कितना है, C का मान है आपका K और A का मान है 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, K, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू K, ये हो गया आपका K। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। क्यों किया गया ऐसा, आप समझ आया, क्योंकि पहले अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो केवल अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बट K कहाँ इन्वॉल्व होगा, K इन्वॉल्व होगा लास्ट टर्म, मतलब कि C/A करेंगे तब, और आपको तो क्या निकालना है, C का मान निकालना है। तो इस तरीके से आप पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालेंगे, फिर हम अल्फा इंटू बीटा करके K निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, दोनों को सबसे पहले ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 + 5, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, ये तो पता है हमें एडिशन का रूल इसका। तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। इस तरीके से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपका 3, अल्फा का वैल्यू आ गया 3, और अगर इसका अल्फा का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें बीटा क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा आपका माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं इसको अच्छे से, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से फिर माइनस बीटा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, मीन्स बीटा इज इक्वल टू कितना, 2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 मीन्स 6, और 6 किसके बराबर है अल्फा और बीटा, के बराबर। तो आपके पास के का मान आ जाएगा 6, और के का मान अगर 6 आया है तो ऑप्शन में ज़रा देखिए स्टूडेंट कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 34 पे कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बहुत बहुत, इसका तो कब से इंतज़ार था। क्या कुछ नहीं सिखाएगा ये आपको, ये सिखाएगा स्टूडेंट आपको नज़रिया दिखाएगा ये कि किस तरीके से आपको इस तरीके का सिचुएशन हैंडल करना है। सो चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। सो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। कैसा नंबर, नेचुरल नंबर्स इज 101, 101 है आपका। द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज इक्वल टू, कि दो जो है नेचुरल नंबर्स हैं स्टूडेंट, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो कितना है, 101 है, सॉरी अंतर जो है 101 है। तब आपको क्या निकालना है, इसके स्क्वायर्स के, इसके वर्गों का योग निकालना है। बड़ा ही आसान सा है, बट जो सीखने वाली बात है वो इधर है। मान लीजिए कि नंबर्स क्या हैं आपके, नंबर्स क्या है, मान लीजिए आपका नंबर्स क्या है स्टूडेंट, आपका ए एंड बी है, ए एंड बी हैं, दो नंबर्स मान लिए हमने, नेचुरल नंबर्स हैं। पूरा बातें नहीं लिख रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि माना कि दो नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या हैं आपके, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, ए और बी है। तो अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये प्रश्नानुसार इनका जो वर्गों का अंतर है, ए का वर्ग किया, बी का वर्ग किया, घटा दिया, वो कितना आया, 101 आया। अब देखिए, अब इनका क्या निकालना है आपको, इनका योगफल निकालना है, इनके इन्हीं नंबरों के वर्गों का योगफल। तो आप देखिए ए और बी चाहिए, पहली बात तो ये ए और बी निकालने के लिए यहाँ से अगर आप जाएंगे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट आप देखिए यूं ही ये बनने वाला एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्या लगा लीजिए आप, फॉर्मूला लगा लीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का। अब ज़रा यहाँ देखिए, क्या मैं इसको 101 को 1 के साथ गुना करके लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे तो आएगा तो वही एग्जैक्टली। अब देखिए दोनों को, अब हम करेंगे इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इस साइन का, इक्वल साइन का, इक्वल साइन है तो देखिए ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये और ये देंगे, मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मान के चलिए। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 101 गुना 1 आ रहा है। दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे स्टूडेंट तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। नहीं आया सर समझ में, आइए देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 101 इक्वेशन नंबर 1, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसका अर्थ ये है, इस तरीके से कंपैरिजन कर लिए। अब निकाल लीजिए ए और बी को बड़े ही आसानी से। तो दोनों को सबसे पहले ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसल, और यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 102। इस तरीके से a का मान आ जाएगा कितना, 102/2 बराबर की 51, मतलब कि a बराबर 51, a का मान निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, b का मान, किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a प्लस बी मतलब कि a का मान कितना है आपका स्टूडेंट, 51 है, और b बराबर 101 है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो b बराबर कितना हो जाएगा, 101 माइनस 51, मतलब कि ये आ गया 50। अब देखिए दोनों का क्या निकालना है आपको, वर्गों का योग। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का स्क्वायर मीन्स 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर चाहिए, प्लस 50 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता है आपका 2601 प्लस इसका तो सबको पता है 2500 होता है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5101 आया है। 5101 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कैसा लगा ये बिल्कुल बताइएगा स्टूडेंट, हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे DC मैथ स्पार्टन पे, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं स्टूडेंट, और इसी कारण से हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या कुछ हमें सिखाने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि x² - x - 1
इज इक्वल टू 0 हो तब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक स्क्वायर मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर आपको क्या पूछा जा रहा है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक का इस वाले का आपको क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। अब जरा बताइए इक्वेशन का वैल्यू होता क्या है, आखिर इक्वेशन का वैल्यू होता क्या है, उसका सोल्यूशन ही है, उसका सोल्यूशन ही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, और घात 3 वाले को फैक्टराइज करना आपको आता है या नहीं जरूर बताइएगा कमेंट में। बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ या ऐसा तरीका, बहुत सरल सा तरीका बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करिए, कुछ नहीं, सबसे पहले तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब, स्क्वायर कहाँ है, नहीं है, तो बैलेंस करके इसको लिख लीजिए। बैलेंस करके अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस, स्क्वायर नहीं है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप उसको +1, ये हो गया। अब इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन होगा क्या कि इसका आप क्या कर लीजिए, इसके जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे, इसका क्या है 0 है, इसका क्या है -2 है, इसका क्या है +1 है, 1 है। इसको क्या कर दीजिए, अब डिवाइड करना है आपको एक नंबर से। बट सवाल आता है आखिर डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे ये सवाल आता है। तो इसको ज़रा देखिए, इंस्पेक्शन से हम ये जान सकते हैं बड़े ही आसानी से कि अगर मैं ऐसा क्या रखूं यहाँ पे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूं कि इसका जो है वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका जो वैल्यू 0 हो जाए, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, 1 का क्यूब प्लस 0 आएगा यहाँ, तो फिर यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, और यहाँ +1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 + 1 हो जाएगा 2 - 2 = 0। मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो x = 1, x = 1 मीन्स x - 1 = 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, इसके जो एक जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, x = 1 होगा स्टूडेंट। अब क्या करना है, उसी रूट से आप उसको डिवाइड करिए। करेंगे कैसे, तो इस 1 को यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, इस 1 को यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए। 1 × 1, देखिए 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, दोनों को ऐड कीजिए, 1 × 1 1, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखना है रिजल्ट, 1 × 1, 1 को एज इट इज लिख लीजिए, फिर 1 का 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, फिर 1 × 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो वो लिखा जाएगा, यहाँ ऐड कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा आपका -2 और कितना +1, तो हो जाएगा -1, और फिर से -1 × 1 हो जाएगा -1, दोनों को ऐड करोगे तो 0। शर्त ये होता है कि ये वाला जो भाग है आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ गया। अब देखिए लिखना कैसे है, एक फैक्टर्स मैंने बता दिया, ये है आपका एक रूट जो है ये है, बाकी क्या होगा, तो देखिए बाकी कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है इस तरीके से इधर से लिखते हुए जाना है। कैसे लिखते हुए जाना है, या यूं कहें कि इधर से, यहाँ से ज़्यादा आसानी से आप समझेंगे, इस तरीके से आना है आपको बढ़ते क्रम में। जो वेरिएबल के बढ़ते क्रम होता है स्टूडेंट, 0 से आप स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपका जाएगा उसको क्रम में लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻0 मतलब कि 1 ही रहने वाला, ये आपका क्या करेगा, आपके कांस्टेंट टर्म का काम करेगा, अचर पद का। फिर x⁻1 ये हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे हो जाएगा x⁻2। इस तरीके से इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x³ + 0x² - 2x + 1 = x - 1 तो पहले से था, और उसके बाद इसको हमें लिखना है पीछे से। तो पीछे से अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा -1 का ही, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x², तो x² + 1 - 1, ये हो गए इसके फैक्टर्स, ये हो गए फैक्टर्स, सॉरी हाँ ये हो गए आपके क्या हो गए स्टूडेंट, फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे आप देखिए, अब थोड़ा सा इसके पास चलते हैं जो हमें वैल्यू देने वाला है। आगे अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ तो x² का मान निकाल सकता हूँ मैं बड़े ही आसानी से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन से x² का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ स्टूडेंट तो x² यहीं रहने वाला है, ये दोनों जब इधर जाएंगे तो x + 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप यहीं से और क्या मान निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान अगर आप देखें तो यहाँ से हो जाएगा, या फिर आप 1 का मान निकाल ले लीजिए,
1 का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आगे जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम पुट कर लेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, अब यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ इसको एक्स क्यूब प्लस, या हमारे पुराने इक्वेशन पे आ जाते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसको देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 ये हो गया, और एक्स माइनस 1 तो पहले से है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो गया स्टूडेंट। आइए देखते हैं आगे क्या मिलेगा। आगे आपको मिलेगा ये एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और सॉरी एक्स माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा ये 2x, यहाँ से 2x, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या x वाले को अंदर भेज दीजिए, 2 को बाहर रहने दीजिए, x को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो हम निकाल के रखें पहले से, या यहाँ पे आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ज़रूरत वैसा काम करेंगे आप। आपको दिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या कर लीजिएगा, इक्वेशन 1 से तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 से 2 इंटू 1, इस तरीके से क्या आ जाएगा आपको इस पूरे का आंसर। देखिए इनडायरेक्टली हमने क्या निकाल लिया, ये इसका वैल्यू निकाल लिया, 2 आया है। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं इसके बाद आपके ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। अब इस वीडियो लेक्चर की बात की जाए तो जो बचे हुए 5 से 4 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिखने में बहुत सरल सा है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज टू बी 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस एंड 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, कि आपको क्या कर दिया गया है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज होता है, उसका क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर निकालना है। और सारा क्वेश्चन जो है, इस पूरे क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, कि कर्ण जो है उसके बेस से कितना 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसके आधार भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो है आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो होता है शीर्ष लंब, जिसको हम लंब भी कहते हैं, उससे 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो आपको क्या निकालना है, फिर इस ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि क्या है आपके पास, जो है हाइपोटेनस है स्टूडेंट, हाइपोटेनस वो क्या है आपका h है, मान लीजिए कर्ण जो है h है। उसके बाद बेस को मान लीजिए, बेस क्या है आपका, आधार जो है, आधार कितना है आपका b है, आधार जो है b है। इसी तरीके से आधार के बाद कौन बच गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को क्या मान लीजिए आपका, परपेंडिकुलर जो है आपका p है, कैपिटल P, लंब या शीर्ष लंब। देखिए इस तरीके से अब आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार काम करना है बस, कि ये जो कर्ण है वो अपने इसी आधार भुजा से एक अधिक है। मतलब कि पहला सिचुएशन देखिए क्वेश्चन का, कि ये जो कर्ण है h वो अपने आधार भुजा से एक अधिक है। अब कर्ण तो आपको पता है, क्यों ना हम यहीं से इस आधार को निकाल लें, मतलब कि बेस का वैल्यू अगर निकाल लूँ तो h माइनस 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो परपेंडिकुलर जो है स्टूडेंट, उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस के। मतलब कि हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से कितना है आपका 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यही h को मैं लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर में 2 ऐड करके। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर भी निकाल लीजिए, तो h माइनस 2 आ गया। देखिए अब आपके पास ये b है, बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंस पेरीमीटर आप जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा स्टूडेंट आपका हाइपोटेनस प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर, कर्ण धन आधार धन क्या हो जाएगा आपका लंब। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है आपके पास कितना स्टूडेंट, कर्ण का मान है आपका h ही है, ये तो b का मान है h माइनस 1 और ये है आपका h माइनस 2। अगर यहाँ से बात की जाए तो 3h माइनस 3 3h माइनस 3
और यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा h-1। और अगर आप ध्यान से देखें तो h-1 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो 3b आपका आया है, 3b आपका आया है। अब यहाँ पे सवाल आता है सर 3b तो ऑप्शन में है ही नहीं। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा काम और करना है। वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना हमेशा से कि जैसा ज़रूरत वैसा कार्य, b का मान निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको हेल्प लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और जल्दी से हम b का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग मीन्स p का वर्ग, उसके बाद आधार का वर्ग तो बेस का वर्ग, ये कर दिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो h स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, p का वर्ग मतलब कि क्या हो जाएगा h-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स h-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका h स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर कितना आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ये ओपन करेंगे हम a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू h इंटू बी, फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये होगा h a माइनस बी का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। आइए इस तरीके से यहाँ का मैं प्लेस ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये रहा h स्क्वायर, ये रहा आपका h स्क्वायर, तो h स्क्वायर और h स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4h, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2h माइनस 2h माइनस 4h कितना हो जाएगा माइनस 6h, और माइनस 6h हो गया। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण बन रहा है स्टूडेंट। ये जब इधर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। अब द्विघात समीकरण आपको हल करना आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये h स्क्वायर माइनस 5h माइनस h प्लस 5 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से हो जाएगा h कॉमन h माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन h माइनस 5 हो जाएगा, और इस तरीके से h माइनस 5 और h माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए h का वैल्यू कितना आ गया आपका, एक आ गया 5 और एक आ जाएगा आपका 1। 5 और 1 दो वैल्यू आए हैं और 1 कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अपने आप में पहले से ये बोला जा रहा है कि h क्या है, इससे 2 अधिक है। जब h ही खुद 1 हो जाएगा तो 1 में है, और कैसे लाओगे आप, 1 से नेगेटिव चला जाएगा आपका, कि इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि ये 1 है खुद, कर्ण अगर 1 हो गया तो ये क्या है कि बेस में 1 जोड़ने पर आपका कर्ण प्राप्त हो रहा है, लेकिन कर्ण तो खुद 1 ही हो गया है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में आप जब 1 ऐड करेंगे तब जाके आपको हाइपोटेनस मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको 5 लेके चलना पड़ेगा। अब इस 5 को जब आप स्टूडेंट यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा b का मान, h का मान तो हो चुका है। चलिए यहाँ का अगर मैं जगह ले लूँ तो b का मान क्या आ जाएगा, b आ जाएगा आपका h माइनस 1 मतलब कि 5 माइनस 1 4, और p आ जाएगा आपका h माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 3। इसलिए पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर कितना है आपका, ये सॉल्व करके रखें हम 3b, तो 3b में अगर हम देखें, बाय द वे आपको p की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या कर लीजिए पेरीमीटर आप यहीं से निकाल सकते हैं। परिमाप 3 गुना 4 बराबर की 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन में है क्या 12 सेंटीमीटर। देखिए कितना लंबा सा बना है, बट आसान है, बहुत ही आसान है। दो ही चीज़ तो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, पहला चीज़ है आपका पेरीमीटर और ये निकालना, और दूसरा चीज़ है आपका पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएं, जैसे ही हमने ज़रूरत देखी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन को 37 नंबर का ये क्वेश्चन है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z, y% ऑफ z इज इक्वल टू 1% ऑफ x एंड z% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको जो है परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखना होगा स्टूडेंट। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट में अगर देखा जाए, जैसे जैसे बातें हो रही हैं अगर देखा जाए, तो पहले में आपका कहा जा रहा है कि x% ऑफ y,
x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z। ये मान लीजिए। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना y% ऑफ z इज इक्वल टू 1% ऑफ x। देन तीसरा आप देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका z% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ y। अब देखिए यहाँ से ये बनेगा कैसे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रखिए का मतलब आप बॉडमॉस का थ्योरम आप जानते ही होंगे। बॉडमॉस आप नहीं जानते होंगे तो बेसिक वीडियो लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में बात किया है, एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है, जो कि हर मैथ पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है स्टूडेंट। सो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेसिक मैथ्स का, ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऑफ का मीन्स होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन। परसेंट का मीनिंग होता है क्या, 1/100। तो अब देखिए ये बनेगा कैसे। देखिए बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करो, मतलब कि इसका मीनिंग अगर निकालो तो x% ऑफ z, मतलब कि z का x%। तो z का x%, तो देखिए z का मीनिंग ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का एक x%। तो x ये हुआ और परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं क्या, 1/100, जो कि है बराबर होता है किसके, ये होता है 1% ऑफ z का 1%। तो फिर से z का मामला कुछ गड़बड़ है, सॉरी यहाँ पे y का ठीक है, y का x%, बराबर है z के 1% को, z का 1% मतलब कि ये निकल जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका y/x, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा z, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे फिर से y% ऑफ z का y%, z का y% बराबर होगा x के 1% के, 1% ऑफ x। तो 1% ऑफ x का 1%, तो ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से 100 से 100 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा zy इज इक्वल टू क्या, x, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए सिमिलरली, तो यहाँ पे z% ऑफ x, तो x का z% इक्वल होता है y के 1% के, तो y का 1% बराबर हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, x इंटू जेड बराबर हो जाएगा आपका y, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, क्या क्या वैल्यू निकालना है आपको, कि एक्स वाई जेड अगर निकल जाए तो आप जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से अगर देखूँ मैं x, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ का मैं सेक्शन ले लेता हूँ फ्रॉम या यहीं से हम बनाते आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया पहला सेक्शन, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वहाँ से अगर मैं पुट करूँ स्टूडेंट x इज इक्वल टू, या z का मान कहाँ पुट कर दूँ मैं, यहाँ, या x का मान फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इंटू आप क्या कर लीजिए z इंटू वाई। देखिए इक्वेशन 2 से मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा z के। फिर से सिंस x इज इक्वल टू जेड वाई, इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से x इज इक्वल टू जेड वाई है, तो जेड वाई मैंने रख लिया, कहाँ रखा है, इक्वेशन नंबर 1 में रखा है। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से x का मान रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट ये, यहाँ से हो जाएगा ये y² इंटू जेड इज इक्वल टू जेड, जेड से जेड कैंसल, तो y² का मान कितना आ जाएगा 1, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगेगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1 ही आता है,
तो y का मान कितना आ गया, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस y के मान को आप फिर से इक्वेशन नंबर 1 में लिख रख दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 देयर फॉर y इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू जेड। तो x किसके बराबर आ गया, x जो है z के बराबर आ गया, एक रिलेशन आपको मिल गया। फिर अब इस x के मान को चाहे जहाँ भी रखिए आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर से पुट x इज इक्वल टू जेड इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, देयर फॉर z इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, z रखना है। x की जगह पे क्या रखना है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x की जगह पे या z की जगह पे x रख दीजिए, z की जगह पे x रख दीजिए। तो चलिए नहीं, ऐसे में गड़बड़ होगा ये, यहाँ से नहीं, यहाँ रखते हैं। यहाँ जब रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में अगर z का वैल्यू रखता हूँ तब जाके मेरे पास वैल्यू आएगा ये x की जगह पे z, तो z इंटू जेड रखता हूँ इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये z का स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 है। और इस तरीके से z का मान कितना आ गया, 1, और z खुद किसके इक्वल है, x के, तो इसलिए x इज इक्वल टू भी 1। अब आपको क्या करना है, अगर आप उसका वैल्यू निकालते हैं क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 आपका आंसर आएगा। यही पूछा गया है ना, बिल्कुल एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं हम, क्या पूछा गया है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल ये आ जाएगा 3, और ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। इस तरीके के क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, अपने आप में काफ़ी टाइम से ये पूछा गया है जो क्लास 10th लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पे, तो इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लगाए हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं आखिरी के 2 क्वेश्चन को, और बड़ा ही आसान से बनने वाला ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके प्रायिकता पर, प्रोबेबिलिटी पर। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी पर कोई बात नहीं की थी, इस बार ही आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सो ध्यान से इसको करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ टावर इज 100 × √3 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन of its top from a point 100 मीटर away from its foot। मतलब कि ये कि एक टावर है आपका जिसका जो हाइट है वो कितना दे दिया गया है आपका 100 × √3 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे खड़े हो जाइए, ये होगा आपका सामान्य स्टूडेंट, ये सामान्य स्थिति है। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, जो तो यहाँ पे आपका क्या था, आपका नॉर्मल था, यहाँ से जब आपने ऐसे किया तो ये जो एंगल बना ऊपर देखने के कारण, तो यहाँ से जिसको आप देख रहे हैं वहाँ से इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसी तरीके से आप जब कभी छत पे चढ़े होते हैं और नीचे की चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे भी एक क्या बनता है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, आपका क्षैतिज रेखा बनता है। उनके साथ जो एंगल होता है ऊपर से नीचे देखने पर वो होता है आपका क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। आप जानते हैं, देखते हैं, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप टावर बना लीजिए। तो ये रहा टावर और 100 मीटर की दूरी पर कोई एंगल बन रहा है, तो एंगल नहीं पता तो थीटा है। मान लीजिए कि ये टावर क्या है, ए बी है, जो कि क्या है 100 × √3 मीटर, और 100 मीटर की दूरी पर क्या है, एक पॉइंट सी है। अब क्या निकालना है, थीटा। तो सिंपल सा है, आप जानते हैं tan थीटा लगा दीजिए, क्योंकि इसका और इसका वैल्यू है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका CB, और ये है आपका 100 √3 डिवाइडेड बाई 100 से 100 कैंसल, तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। और आप जानते हैं कि √3 tan थीटा के किस मान के लिए आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। नाउ अगर कंपैरिजन करें आप तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका ए। बहुत ही फास्ट तरीके से ये बन गया, कुछ नहीं था। लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन में बहुत कुछ है, जो कि आपके किस पर बेस है स्टूडेंट, प्रायिकता पर आधारित ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पर बेस ये क्वेश्चन है, और बड़े ही चालाकी से ये क्वेश्चन सेट किया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन की 2 डाइज आर थ्रोन
एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो पासे क्या किए जा रहे हैं स्टूडेंट, उछाले जा रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल ऑफ एटलीस्ट 8 इज, कि आपको क्या करना है, वो प्रायिकता निकालना है कि कम से कम उनका जो टोटल है वो क्या है, 8 आए। आप जानते हैं पासा तो आपने देखे ही होंगे, पासा आपने देखे होंगे, क्या कैसे दिखते हैं आपको पता है, स्क्वायर शेप में होता है, और मैक्सिमम कितने नंबर्स आते हैं उसमें, 6 पता है। अब दोनों का एडिशन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 8। ये जो वर्ड है एटलीस्ट, उसको आपको समझना है स्टूडेंट कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होने क्या वाला है, पूरा पूरा बेस है आपके इस वर्ड पे कि कम से कम 8, अधिक की कोई बात नहीं की गई है, अधिक कितना हो सकता है उसको ज़रा देखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर देखें तो टोटल आउटकम्स देखें तो टोटल आउटकम्स कितने संभावित हो सकते हैं, टोटल कितने वैल्यूज़ मिल सकते हैं हमें, तो 6 × 6 कर लीजिए, 6 × 6 36, दोनों पासों का है तो 6 और 6 36 हो गए। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, 36। अब हमें निकालना है क्या, फेवरेबल आउटकम्स कि कितने आ सकते हैं, उसके फेवर में कितने होंगे। क्या बोला गया है, एटलीस्ट 8 होना चाहिए। सिंस टोटल will be at least 8। Therefore, अगर 8 के लिए मैं फेवरेबल आउटकम्स निकालूं, ध्यान से समझिएगा, 8 कम से कम 8 होना चाहिए। तो पहले पासे में मान लीजिए मेरे पास 2 आता है, दूसरे पासे में 6, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। पहले पासे में 3 तो दूसरे पासे में कितना, 5, पहले पासे में फिर से 4 तो दूसरे पासे में 4, ये हो जाएगा। फिर से पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 3, तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 ही होगा। इसी प्रकार पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 2, तो ये भी कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप कितने तरीके हैं स्टूडेंट 8 आने के, 1 2 3 4 5, तो 5 वेज आपके पास हैं इस तरीके से। इसी प्रकार आप इसके बाद देखिए 9 कितने बार में आ सकता है, एक में 3, दूसरे में 6, फिर एक में 4, दूसरे में 5, फिर और क्या हो सकता है, और इसके बाद 5 और इसमें 4, फिर उल्टा फिर से 6 इसमें 3 इसमें, तो 4 वेज हैं यहाँ पे, 4 तरीके हैं उसके आने के। इसी प्रकार 10 के हैं आपके, 10 क्या हो जाएगा आपका, 4 और 6 हो जाएगा स्टूडेंट, 4 और 6 हो जाएगा, 5 और 5 दोनों में आ सकते हैं, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 10, जो कि क्या है, कम से कम 8 से अधिक ही है, तो अधिक की बात नहीं की गई है। चलिए इस तरीके से अब देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से एक में 6 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, तो 3 वेज, 3 तरीके आपके पास हो जाएगा। इसी प्रकार 11 के लिए आप देखें तो 5 और 6 और 6 और 5 दोनों उल्टे पुल्टे, तो 2 तरीके हैं आपके पास, 2 वेज हैं आपके पास। इस तरीके से 12 के लिए तो आप जानते हैं कि दोनों में अगर 6 आ जाएं तो 1 वे। अब अगर आप देखें तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स, देयरफॉर आपको क्या निकालना है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कि कुल कितने आपके फेवरेबल हैं इसके लिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 हो जाएगा 14 और 1 15 हो गया। और हम जानते हैं कि प्रायिकता का क्या आपको फॉर्मूला पता है कि संभावित मान कितने हैं और कुल टोटल मान कितने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता देखें स्टूडेंट, प्रायिकता इसकी, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आने की संभावना है, मतलब 15 प्रकार से ये आ सकते हैं। कम से कम 8 आना ही चाहिए, तो कितने तरीके हैं आपके पास, 15 हैं। और टोटल कितने हैं आपके पास, 36। क्या दोनों को हम और सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा ये नहीं होता है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइएगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे वो फॉर्म होता है, ऐसे में आपका मामला गड़बड़ हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ से 3 से ये आ सकता है 5 टाइम्स, ये चले जाएगा 12 टाइम्स। अब दोनों को तो एक साथ नहीं ले जा सकता, तो 5/12। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो क्या आपके पास ऑप्शन है इसका, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में लगभग 9 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग अलग पैटर्न्स के हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए,
अपने एनसीईआरटी बुक से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो सभी आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो होगा आपका 3:30 बजे जो आने वाला है उसमें भी देखेंगे, तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो भी बहुत ज़्यादा, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे, और आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को जानते ही हैं, ज्यामिति के क्वेश्चन को, तो थ्योरम्स आपको बहुत सारे पता चलेंगे और उस पर बेस जो क्वेश्चन है वो पता चलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा फिर से आप लोगों का धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए। स्टूडेंट ये बहुत आगे का सफ़र है, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ डीसी मैथ्स के साथ। जय हिंद।